तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ अपना, मुझे बताना किसी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो बताना मुझे। क्या हो रहा है? ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। एंड ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम देखा था, अपनी डिक्शनरी को कंप्लीट किया था। एंड इस क्लास में जो है हम करेंगे फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग के अंदर हमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमें करने हैं। लेट्स से कि हम पाइथन से ही क्या करते हैं, जो सपोज कीजिए आपके पास कोई फाइल है जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है या फिर किसी भी पीडीएफ के फॉर्मेट में है या सीएसवी फाइल्स हैं या एक्सेल फाइल है, उसको हम लोड करते हैं अपने पाइथन में। और लोड करने के बाद क्या करते हैं हम, कि जो भी उस फाइल के अंदर कंटेंट है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया फाइल भी हम पाइथन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं अपने डायरेक्टरीज के अंदर, यानी कि अपने फोल्डर के अंदर। ठीक है, फाइल को डिलीट कर सकते हैं। फाइल के अंदर कोई आइटम्स रखा हुआ है, यानी कि कोई कंटेंट रखा हुआ है, तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट करके फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं ये फाइल हैंडलिंग के अंदर आता है। तो फाइल हैंडलिंग में कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मैं लिख देता हूँ। ऑपरेशंस लाइक क्या होते हैं, एक क्रिएटिंग अपडेटिंग, ठीक है, रीडिंग यानी कि फाइल की कंटेंट को रीड करना, देखना, एंड हमारा होता है डिलीटिंग। तो ये फाइल के अंदर आते हैं सारे सारे ऑपरेशंस। फाइल को क्रिएट करना, फाइल को अपडेट करना, फाइल को रीड करना, कोई एग्जिस्टिंग फाइल है तो, एंड अगेन फाइल को डिलीट करना। तो ये सब ऑपरेशन हम करते हैं अपने फाइल हैंडलिंग के अंदर। तो लेट्स से यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे ना फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले देखो, फाइल को चाहे जो भी ऑप्शन कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो अपडेट कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो या फिर डिलीट कर रहे हो, सबसे पहले फाइल को आपको करना क्या होता है, आप सपोज करो कि आपके पास एक फाइल है आपके डायरेक्टरीज के अंदर, कहीं भी आपके पास में रखा हुआ है आपके पीसी के अंदर। आपको करना है क्या, सबसे पहले पाइथन को जो है कॉल कराना होता है आपको अपने पाइथन के ऊपर, यानी कि उस फाइल को जो है कॉल कराना होता है, यानी कि लोड कराना होता है अपने पाइथन के अंदर। और जब भी हम किसी फाइल को जो है पाइथन पे लोड कराते हैं तो हमें एक फंक्शन होता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं ओपन फंक्शन। ठीक है, इस ओपन फंक्शन के अंदर हम आर्गुमेंट पास करते हैं अपने फाइल का नाम या फिर फाइल जहाँ पे रखा हुआ है उसका कंप्लीट पाथ। उसके बाद हमें दो पैरामीटर ओपन फंक्शन के अंदर हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं, पहला तो फाइल का नाम या फिर आपका वो पाथ जहाँ पे आपका फाइल रखा हुआ है, या फिर और दूसरे आर्गुमेंट में हम उसका मोड देते हैं, यानी कि जो फाइल आपका लोड होने वाला है उसका हमें मोड डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस मोड में आपका जो है फाइल लोड होने वाला है। मोड आपके पास आर मोड है, जिसका मतलब होता है रीड मोड में आप जो है फाइल को लोड करा रहे हो। डब्ल्यू मोड यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप राइटिंग मोड में जो है आप उस फाइल को लोड करा रहे हो। सेम एज अपेंड मोड, अगेन हम वैल्यू को ऐड करने के लिए जब भी हम कोई डेटा को ऐड करते हैं नए तरीके से, तो वो क्या होता है आपके उस मोड में आपका अपेंड मोड में जो होता है आपका फाइल कॉल किया जाता है। एंड उसके बाद आपको यदि कोई नया फाइल क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपका एक्स मोड होता है, जिसको जो कि आपका एक नया फाइल नॉन एग्जिस्टिंग फाइल आपको क्रिएट करके देता है। तो ये आपके मोड्स होते हैं, और मोड में आपके जो है जो भी आप पास करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या होता है, फाइल आपका लोड होता है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप फाइल को किसी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक मोड में आप ऑन करा रहे हैं या लोड करा रहे हैं, तो उसके अलावा आप कुछ और ऑपरेशन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप चाह रहे हैं कि सपोज कीजिए कि आपने फाइल को जो है रीड मोड में यानी कि आर मोड में आपने लोड कराया है पाइथन के अंदर, और आप चाहते हो कि जो मेरे पास फाइल आया है इसके अंदर मैं राइट करूं, तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो है फाइल को जो है आपने राइट मोड में यानी कि आर मोड में आपने लोड कराया है। और क्योंकि ये आपका रीड मोड में है तो सिर्फ आपका उसके कंटेंट को देख सकते हो, उसके रीड कर सकते हो, उसके कंटेंट को चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, राइट या अपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओपन फंक्शन होता है जो कि आपका लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओपन फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट जाते हैं। पहले आर्गुमेंट में फाइल का नेम या फिर आपका कंप्लीट फाइल का पाथ।
फाइल पाथ, ठीक है। और दूसरे आर्गुमेंट में जाता है आपका मोड, जिस मोड में आप इसको ऑन करना चाहते हो यानी कि लोड करना चाहते हो। मोड कौन कौन से होते हो देख लेते हैं। एक हमारे पास होता है आर मोड, आर मोड यानी कि रीडेबल मोड। एक होता है हमारे पास डब्ल्यू मोड, डब्ल्यू मोड यानी कि अप राइट मोड। एक होता है हमारे पास तीसरा ए मोड यानी कि अपेंड मोड। जब भी हम डेटा ऐड करते हैं अपने एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर तो हम कहते हैं अपेंड मोड। अपेंड मोड जो है हम फाइल को क्रिएट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और एक होता है हमारे पास एक्स मोड जो कि आपका न्यू क्रिएट फाइल करने के लिए यानी कि नॉन एग्जिस्टिंग फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉन क्रिएट नॉन एग्जिस्टिंग फाइल, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपके मोड्स होते हैं, कुछ बेसिक मोड्स होते हैं। जब फाइल को जब भी लोड करते हो तो आप आर मोड का यूज़ कर सकते हो, डब्ल्यू मोड का यूज़ कर सकते हो, ए मोड का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक्स मोड का यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। जो भी आपको, जिस भी आप मोड में फाइल को कॉल करना चाहते हो उस मोड में आप जो है फाइल को यहाँ पे इस मोड को सेलेक्ट करके आप पास कर सकते हो अपने आर्गूमेंट के अंदर, सेकंड आर्गूमेंट के अंदर। और जो फाइल है उसी स्पेसिफिक मोड के अंदर आपका क्या होगा, लोड होगा पाइथन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। मैं बता चुका हूँ कि जितने भी चीज़ होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं आपके पाइथन के, मॉड्यूल हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, जितनी भी चीज़ हो गई वो सारे आपके इसी फोल्डर के अंदर रखे आते हैं, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक तो यहाँ पे आते हैं एंड क्या करता हूँ मैं, एक टेक्स्ट नाम का फाइल क्रिएट करता हूँ अपने इस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे जाऊँगा, न्यू में जाऊँगा एंड न्यू में जाने के बाद मैं जा रहा हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया, ये आपका सेलेक्ट हो गया। लेट्स से मैं इसका नाम देता हूँ ज़ेब्रा, ओके। तो ज़ेब्रा जो है आपका यहाँ पे आ गया। एक सेकंड, किस पोर्ट में दिया है इसको मैंने, प्रॉपर्टी देखो इसको मैं, डिटेल्स, ओके। ये RF मोड में ऑन हुआ है, मुझे टेक्स्ट मोड में चाहिए। मैं इसको हटाता हूँ पहले, एक सिंपल सा मैं न्यू जाता हूँ एंड आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आ गया आपका, और इसका नाम तो मैं एक ज़ेब्रा, दैट्स इट, ठीक है। ज़ेब्रा से दिया ताकि जो है इस सीक्वेंस के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आ जाए और मैं फाइल को आराम से लोकेट कर सकूँ। तो यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट किया है अपने स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। ये स्क्रिप्ट फोल्डर आपका पाइथन का स्क्रिप्ट फोल्डर है जिसके अंदर हमने क्या किया, एक फाइल को क्रिएट किया। स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर यदि आपका कोई फाइल पड़ा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, पाइथन में लोड करते टाइम डायरेक्ट उस फाइल का नाम दे सकते हो। यदि आपका फाइल स्क्रिप्ट फोल्डर के बाहर रखा हुआ है या कहीं अदर प्लेस पर रखा हुआ है देन आपको जो है वहाँ पर पाथ पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड फाइल देखो आपको दिखाता हूँ, मैं ऑन कर दिखाता हूँ, बट फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। कुछ भी मैंने इसके अंदर राइटिंग नहीं किया। सिंपल यहाँ आता हूँ एंड अगेन यहाँ पे आके क्या करूँगा, सबसे पहले फाइल को मैं लोड कराता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है ज़ेब्रा, और ज़ेब्रा के साथ क्या है आपका एक्सटेंशन है उसका टेक्स्ट फॉर्मेट में वो फाइल रखा हुआ है, बना हुआ है। उसको सबसे पहले मुझे लोड करना पड़ेगा। तो लोड करने के लिए मेरे पास हमारे पास फंक्शन है जिसको हम कहते हैं ओपन फंक्शन। तो यहाँ पे लेट्स से मुझे पहले फाइल का नाम देना पड़ेगा ज़ेब्रा, और फाइल का नाम जो है अगेन टेक्स्ट यानी कि .txt इसका फॉर्मेट है, ठीक है। ज़ेब्रा.txt मैंने सिर्फ नाम इसलिए पास किया है क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जो हमारा फाइल है वो आपका स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर रखा हो। तो जो भी आप इसके अंदर लोड करना चाहते हो फाइल, या फिर कोई एड्रेस देते हो या फिर कोई वेरिएबल देते हो, कुछ भी देते हो उसको, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये आपके स्क्रिप्ट फोल्डर में ही सर्च करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, आपके जो स्क्रिप्ट फोल्डर है उसके अंदर जाके सर्च करना स्टार्ट करेगा, उसको ज़ेब्रा मिल जाएगा। यदि उसके अंदर नहीं है देन आपको जो है यहाँ पे इसकी जगह, नेम की जगह आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा जहाँ पे आपका फाइल एग्जिस्ट करता है, यानी कि फाइल का पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको आर मोड में ऑन करता हूँ एंड चेक करता हूँ कि इसके अंदर जो कंटेंट रखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, मुझे इसके अंदर रखे हुए कंटेंट को रीड करना है, सिंपल। तो मैंने फाइल को लोड करा लिया है और इस लोडेड फाइल को क्या करता हूँ मैं, एक वेरिएबल फाइल नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर करता हूँ, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि अभी बस आपका फाइल लोड हुआ है, और लोड होकर क्या हुआ, एक मेमोरी यानी कि पाइथन के मेमोरी लोकेशन में जो आपके फाइल नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर है। तो सिंपल यहाँ पे मैं आता हूँ एंड प्रिंट करके मैं सबसे पहले को फाइल चेक कराता हूँ कि फाइल है क्या, फाइल वेरिएबल में क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो फाइल के अंदर जो है, फाइल जो आपका वेरिएबल है पाइथन के अंदर, ये बता रहा है कि इसके अंदर एक फॉर्मेट यानी कि एक फाइल है जो कि ज़ेब्रा.txt नाम का है, ठीक है। इसका जो मोड है वो आपका आर मोड में है, यानी कि इसका फाइल का नाम दिखा रहा है और उसका मोड दिखा रहा है कि किस मोड में ये जो है फाइल आपके वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर है। सेकेंडरी, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे हमने इसको आर मोड में ऑन किया है, यानी कि आर मोड के अंदर हमने लोड किया इस फाइल को। तो हमें करना क्या है यहाँ पे,
क्योंकि हमने आर मोड दिया है तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर जो है फाइल को मैं राइट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, कुछ चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने जो है फाइल को आर मोड में यानी कि रीडेबल मोड में ही इसको लोड कराया है। तो मैं रीड मोड में लोड कराने का मतलब है कि इसके अंदर का आप कंटेंट को रीड कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, बट उसके अंदर क्या कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लेट्स से हम रीड करते हैं, रीड द कंटेंट ऑफ फाइल। तो फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए अगेन हमारे पास फंक्शन है, इसको हम कहते हैं रीड फंक्शन। ठीक है, ये रीड फंक्शन क्या करता है, आपके फाइल के अंदर रखे हुए सारे कंटेंट को शो कराता है। तो मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फाइल को कॉल करूँगा अपने, जो कि आपका फाइल नाम के वेरिएबल में शोर है। अगेन मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँगा अपना रीड फंक्शन अपने उस फाइल के ऊपर। मैं देखो ये जो रीड फंक्शन है ना, ये इंप्लीमेंट हो रहा है अपने फाइल नाम के वेरिएबल में जिसके अंदर फाइल रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये कंटेंट को शो कराएगा, क्योंकि मैंने प्रिंट के अंदर मैंने इसको पास किया है, तो इसका मतलब क्या है, प्रिंट चलेगा, यानी कि आउटपुट में जो भी फाइल के अंदर रखा होगा वो आपको शो हो जाएगा, कंटेंट इसका शो हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हुआ है, सिंपल सी बात है, यदि मैं आपको यहाँ पे फाइल दिखाऊँ तो फाइल के अंदर देखो यहाँ पे कुछ भी कंटेंट रखा हुआ नहीं है। ठीक है, जब फाइल के अंदर कुछ रखा ही हुआ ही नहीं है तो वो आपको कंटेंट शो क्या कराएगा। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ इस फाइल के अंदर, लेट्स से हम कुछ राइट करते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज फाइल, दिस फाइल मेड फॉर एग्जाम्पल, दैट्स इट। मैं ही पास करता हूँ, इसको कंट्रोल एस करता हूँ, आपका जो फाइल के अंदर कंटेंट सेव हो गया। तो मैं दोबारा आपको फाइल दिखाऊँ यहाँ से, देखो ये आपका फाइल है zebra.py। एक मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को एंड इसको दोबारा रन करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको जो है फाइल के अंदर ये कंटेंट यानी कि एक टेक्स्ट फॉर्मेट आपको यानी कि टेक्स्ट सेंटेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर दिया है एंड यहाँ पे आके मैं इसको क्या करता हूँ, कोड को दोबारा रन करता हूँ। तो मैं अगेन क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ये तो लोड हो चुका है, अगेन यहाँ पे इसको रीड फंक्शन को जो है मैं दोबारा से रन करता हूँ। तो देखो जैसे मैं रन करूँगा तो आपका फाइल के अंदर जो भी कंटेंट रखा हुआ था आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दिस इज़ फाइल मेड फॉर एग्जाम्पल, यही हमने फाइल के अंदर लिखा था, मैं दिखा दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर जो है आपने यहाँ पे लिख रखा है दिस इज़ द फाइल मेड फॉर एग्जाम्पल, और यही आपका जो है कंटेंट फाइल के अंदर का शो हो रहा है। यहाँ पे ये रीड फंक्शन जो है आपके कंटेंट को शो करा रहा है जो भी इस फाइल के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम किसी भी फाइल को चेक कर सकते हैं कि फाइल के अंदर क्या कंटेंट रखा हुआ है विद द रीड फंक्शन। क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को? गाइस किसी का डाउट कुछ? नेहा, सोनू, अभिषेक, रंजीत, तुषार, क्लियर है सर। क्लियर सबको? नो सर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे आते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइल का काम। अभी एक बात याद रखिएगा, जब भी जिस पर्पज़ से आप फाइल को लोड करा रहे हैं और जिस मोड में लोड करा रहे हैं, आपका जब वो पर्पज़ कंप्लीट हो जाए तो सिंपल करना क्या होता है, फाइल, क्योंकि देखो जब भी हमने इस फाइल को लोड कराया ना, उसका मतलब क्या, फाइल जो है और पाइथन जो है अभी भी बैक में जो है आपके बैकएंड में आपका कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो मुझे जब अपना प्रॉपर जो भी हमारा फंक्शन, जो भी हमारा टास्क था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद हमें करना क्या पता है, हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा पाइथन को उस फाइल से। तो फाइल को डिस्कनेक्ट करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे करते हैं फाइल डॉट क्लोज लगाते हैं, और ये क्लोज लगाना जरूरी है। जब भी आपका टास्क कंप्लीट हो जाए फाइल से, तो सेफली तरीके से आप क्या करते हो, फाइल को क्लोज करते हो और पाइथन को जो है अपने उससे सेपरेट कर देते हो फाइल से अपने। ठीक है, तो आपका फाइल जो है क्लोज हो चुका है। यदि मैं फाइल क्लोज होने के बाद अगेन मैं दिखाऊँ, यदि रीड करने की कोशिश करूँ इस फाइल को, तो देखो आपका एक एरर आएगा कि फाइल हैज़ क्लोज्ड। ठीक है, यानी कि क्लोज फाइल में आप क्या कर सकते हो, उसको देख नहीं सकते हो। यदि मुझे उसको दोबारा देखना है तो अगेन मुझे उसको लोड करना पड़ेगा पाइथन में, अगेन मुझे मोड डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड देन जो है रीड फंक्शन से मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उसको, उसके कंटेंट को देखने के लिए। तो ये हो गया आपका फाइल को रीड मोड में ऑन करने का। एंड लेट्स से हम क्या करते हैं, यहाँ पे रीड हो गया एंड हम क्या करते हैं, फाइल को ना कॉल करते हैं, उसके अंदर ना डब्ल्यू मोड में लिख के ना कुछ आइटम लिखते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, बस मुझे यहाँ पे मोड चेंज करना पड़ेगा एंड वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ एफ रहने देता हूँ, यानी कि एफ वेरिएबल में आपको जाएगा, और जो अगेन मैं लोड करा रहा हूँ, और बस इस बार जो है मैं राइट मोड में, डब्ल्यू मोड में इसको जो है लोड करा रहा हूँ फाइल को। तो मैं रन करता हूँ, देखो आपका जो फाइल है डब्ल्यू मोड में ऑन हो चुका है। यदि मैं आपको फाइल दिखाऊँ इसके अंदर कि क्या रखा हुआ है फाइल के अंदर, तो मैं आपसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं रन करता हूँ, तो देखो आपको अगेन आ रहा है कि सॉरी एफ एल है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब ये कह रहा है कि भाई आपने जो है मैं इसके अंदर कंटेंट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो मुझे एक एरर दे रहा है कि नॉट रीडेबल। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है, आपका जो मोड है यहाँ पे डब्लू मोड है, और डब्लू मोड में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उसके कंटेंट को रीड करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये एरर देगा। और ये मैं पहले बता चुका हूँ फाइल के इंट्रोडक्शन में कि जब भी हम किसी स्पेसिफिक मोड में जब डालते हैं तो जो भी उसके अंदर ऑपरेशन होता है सिर्फ वही कर सकता है, इसके अलावा और कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपको वहाँ पे एक एरर आएगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे डब्लू मोड दिया है, डब्लू मोड यानी कि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आइटम को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम फाइल को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डब्लू मोड में इसलिए मैंने क्या किया था, इसको लोड कराया था। बट मैं डब्लू मोड में लोड कराने के बाद क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी कंटेंट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि एक रीडेबल मोड का फंक्शन है ये। इसी से आपको यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि डब्लू मोड में खुला हुआ आइटम आपका यहाँ पे रीड नहीं कर सकते, इसके अंदर आप सिर्फ कंटेंट को डाल सकते हो, राइट कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल के अंदर मैं कुछ राइट करता हूँ। तो फाइल को राइट करने के लिए, यानी कि फाइल के अंदर कुछ कंटेंट को ऐड करने के लिए, डालने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं राइट फंक्शन, WRITE फंक्शन, राइट फंक्शन। तो मैं F को कॉल करता हूँ, यानी कि अपने फाइल को कॉल करता हूँ, और इस पर क्या करता हूँ, मैं राइट फंक्शन लिखता हूँ। और राइट फंक्शन के आर्गूमेंट में हम जो भी पास करते हैं वो क्या होता है, आपका डेटा जाके फाइल में जाके ऐड हो जाता है। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ हाई दिस इज़ पाइथन मेड फाइल, दैट्स इट। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो यानी कि आपको जो 28 दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है आपके फाइल में ऐड हो चुके हैं। तो टोटल 28 कैरेक्टर्स हैं जो कि आपने फाइल के अंदर राइट किए। अगेन जब मेरा काम कंप्लीट हो गया तो मैं क्या करूँगा, इसको सेफली से क्लोज करता हूँ। सिंपल मैं रन करता हूँ तो देखो आपका फाइल क्लोज हो चुका है, ये वाला जो हमने राइट मोड में ऑन किया था। अपने राइट करने के बाद, चीज़ों को डालने के बाद, फाइल के अंदर राइट करने के बाद हमने क्या किया, उस फाइल को क्लोज कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे आऊँ अपने फोल्डर के अंदर और यहाँ पे ज़ेब्रा दिखाऊँ तो एक चीज़ देखिएगा आप, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हाई दिस इज़ पाइथन मेड फाइल, जो कि हमने अभी डाला है इसके अंदर। ठीक है, बट जो हमने, याद है आपको, हमने प्रीवियस डाला था और हमने प्रीवियस में क्या दिया था, दिस इज़ अ फाइल मेड फॉर एग्जाम्पल, वो यहाँ से हट चुका है और इसकी जगह क्या हो गया, जो भी हमने नया राइट किया। ठीक है, तो डब्लू मोड में जब हमने ऑन करते हैं तो होता क्या है, देखो डब्लू मोड और ए मोड यानी कि अपेंड मोड, दोनों को जो है फाइल के अंदर डेटा को डालने के लिए, डेटा को वैल्यू को डालने ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट डब्लू मोड क्या करता है, जब भी डब्लू मोड में हम ऑन करते हैं और उसके अंदर हम राइट करते हैं अपने डेटा को फाइल के अंदर, तो एग्जैक्टली करता क्या है, जो भी हम राइट फंक्शन के अंदर लिखते हैं डब्लू मोड के थ्रू, तो ये करता है कि आपका जो डेटा है जो आप डालना चाहते हो वो स्टार्टिंग से ऐड करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि इसकी इंडेक्सिंग नंबर 0 से स्टार्ट हो जाती है। और यदि आपके डेटा के अंदर, यानी कि फाइल के अंदर कोई प्रीवियस वैल्यू स्टोर है फाइल के अंदर, तो आप जब भी डब्लू मोड में फाइल को, मतलब कि कंटेंट को राइट करोगे, फाइल के अंदर डालोगे, तो प्रीवियस वैल्यू को क्या करेगा, ये ओवरराइड करके एंड 0 इंडेक्सिंग से वैल्यू को ऐड करना स्टार्ट कर देगा। उससे होता क्या है कि प्रीवियस जो वैल्यू थी वो आपकी हट जाती है और जो नया वैल्यू है वो जाके आपका ऐड हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके प्रॉब्लम्स होती हैं जब भी आप डब्लू मोड में, आप डब्लू मोड को लोड करके उसके अंदर वैल्यू को कंटेंट करने, यानी कि कंटेंट को ऐड करने की कोशिश करते हो। तो ठीक है, यदि मुझे ऐसा नहीं करना, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फाइल में कंटेंट पहले है वो रहे और जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है उससे आगे जो है आपके कंटिन्यूटी फॉर्म में ये डेटा जाके ऐड हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डब्लू मोड ऑन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो है लोड करेंगे फाइल को अपने ए मोड में। पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जो है मैं पास करता हूँ ए मोड। अगेन मैं वेरिएबल भी चेंज करता हूँ एंड इसका नाम देता हूँ लेट्स से मैं FL, दैट्स इट। रन करता हूँ, देखो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। एंड अगेन मैं FL के अंदर अगेन मैं करता हूँ राइट करता हूँ, राइट फंक्शन यूज़ करके, और यहाँ पर डालता हूँ हाई, मैं न्यू लाइन में डालता हूँ ताकि न्यू लाइन पहुँचे, तो न्यू, और यहाँ पे जो भी लिखूँगा राइटिंग, WRITEING राइटिंग थ्रू, THROUGH थ्रू अपेंड मोड, अपेंड मोड इन फाइल। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया, यानी 37 कैरेक्टर्स जो है आपके उसमें जाके ऐड हो चुके हैं। मैं अगेन क्या करता हूँ, जब हमारा काम कंप्लीट हो गया तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, वरना वो चीज़ें आपके शो नहीं होगी। ठीक है, फाइल भी आपका क्लोज हो चुका है। अगेन मैं यहाँ पे आकर दिखाऊँ, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये अपेंड मोड में हमने ये फाइल डाला था, ठीक है, राइटिंग थ्रू अपेंड मोड, और यही आपका जो है राइटिंग थ्रू अपेंड मोड यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ए मोड में हमने पिछली बार डब्लू मोड में ऑन करके हमने ये कंटेंट डाला था, तो आपका ये कंटेंट यहीं का यहीं रखा हुआ है। और अपेंड मोड में जब हमने ए मोड में इसको ऑन किया फिर देन फाइल के अंदर राइट किया, तो आपका जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी के फॉर्म में स्टार्ट हो गया।
ठीक है, तो ये फ़र्क होता है आपका W मोड में और A मोड में, जबकि दोनों के दोनों जो है राइटिंग को यानी कि आप कंटेंट को राइट करने के लिए यानी कि ऐड करने के लिए फाइल के अंदर ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट जब भी आप क्या करते हो W मोड में आपने फाइल को लोड करते हो एंड देन आपका जो है कंटेंट उसके अंदर ऐड करते हो, तो आपका जो कंटेंट होता है वो आपका जीरो इंडेक्सिंग से ऐड करना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो प्रीवियस वैल्यू ऑलरेडी उसके अंदर फाइल के अंदर रखी होती है वो ओवर ऐड हो जाती है विद द न्यू वैल्यू से, और इस तरह से जो है ये आपकी जो डेटा होता है आपका ओवरराइड करता है और प्रीवियस वैल्यू जो है प्रीवियस कंटेंट को है उसको डिलीट कर देता है। बट ए मोड में हम करते हैं, जब भी हम ए मोड में अपने फाइल को लोड करते हैं और ए मोड में के थ्रू जो है हम अपने फाइल के अंदर कंटेंट को राइट करते हैं, नया वैल्यू डालते हैं, ऐड करते हैं, तो ये क्या करता है ए मोड में आने के बाद ये आपके फाइल को जो है जहाँ तक आपका कंटेंट रखा हुआ था प्रीवियसली उसको वहीं तक रखता है और आपके नए वैल्यू जो है उसको आपको कंटिन्यूटी फॉर्म में रखता है, यानी कि ऑर्डर फॉर्म में आपके डेटा को स्टोर कराता है। तो ये फ़र्क होता है आपका ए मोड में और W मोड में। क्लियर है गाइज? किसी को कोई सवाल तो नहीं है? नेहा, सोनू, क्लियर है आपको लोगों को? प्रगति, यस सर क्लियर। सोनू, तुषार, हिमांशु, अभिषेक, सबको क्लियर है? जी सर। परमजीत क्लियर है? ओके ओके यस, ठीक है। तो ये होता है आपका ए मोड एंड अगेन मैंने क्लोज कर दिया फाइल को। ओके तो लेट्स से अब हमारा पास होता है, हमने देख लिया क्या क्या देख लिया, हमने क्रिएट कर लिया फाइल को, फाइल क्रिएट नहीं किया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे ना फाइल जो है क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो मोड होते हैं, ए मोड भी होता है आपका और जेड मोड भी सॉरी एक्स मोड भी होता है। बट ए मोड और एक्स मोड में डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे भी मैंने ए मोड दिया है बट आपका यहाँ पर फाइल तो क्रिएट हुआ ही नहीं, ठीक है, ज़ेब्रा का ज़ेब्रा ही है, ठीक है। तो देखो ए मोड में क्या होता है, आप यदि कोई एक ऐसा फाइल का नाम डालते हो जो कि ऑलरेडी एक्सेस आपके फोल्डर में या आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये फाइल को क्रिएट नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, ए मोड में कॉल कराने से क्या होता है आपके फाइल को लोड कर देता है। सिंपल सी बात है, यदि आपका, मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ कि जब भी आप ए मोड में किसी फाइल का आगे जो फाइल ये वाला फाइल का नेम है, ठीक है, एंड आपने ए किया है, तो यदि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है यानी कि चेक करेगा पहले कि क्या आपका इस नाम से फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है। यदि इस नाम से फाइल ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट है तो इस फाइल को आपके पाइथन में लोड करा देगा। यदि इस नाम से फाइल नहीं है तो सिंपल क्या करेगा, ये इस फाइल को क्रिएट कर देगा। मैं अगेन इसको कॉपी करके यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मेरे पास ज़ेब्रा है, मेरे पास ज़ेब्रा, ठीक है, यहाँ पे ज़ेब्रा नाम का फाइल है, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने ए मोड में इसको कॉल कराया, ठीक है। मैं इसको रन करूँगा, इसको ना मैं चेंज करके F1 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, देखो जैसे मैं इसको रन करूँगा ना तो ऑब्वियसली मेरे पास पता है कि ये ज़ेब्रा नाम से मेरे पास फाइल है, तो ये ए मोड क्या करेगा, इसको लोड करा देगा बजाय कि इसको क्रिएट कर दे, ठीक है, क्योंकि इस नाम से फाइल ऑलरेडी है। तो ए मोड के अंदर जब भी हम कोई फाइल लेते हैं और वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो क्या करता है, फाइल को उठा करके आपके पाइथन के पास रख देगा। बट यदि उस नाम से फाइल नहीं है तो ये फाइल को क्रिएट कर देगा। लेट्स से कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ज़ेब्रा 1 करता हूँ। अब देखो ज़ेब्रा 1 यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी ज़ेब्रा 1 नाम से कोई फाइल नहीं है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो क्या करेगा, ये ज़ेब्रा 1 नाम से फाइल को क्रिएट कर देगा। मैं रन कर दिखाता हूँ आपको, कोई एरर नहीं आया। एंड अगेन अब मैं इसके फोल्डर पर जाऊँ, देखो आपका ज़ेब्रा 1 से एक फाइल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है ए मोड, आपका जब भी ए मोड के अंदर फाइल को डालते हो तो क्या करता है, यदि ऑलरेडी फाइल वो एग्जिस्ट करती है तो उसको लोड कर देगा, यदि उस फाइल आपका उस नाम से फाइल नहीं है तो इस एक फाइल को क्रिएट कर देगा, ठीक है। मैं इसको पहले बंद करता हूँ, ठीक है। बट एक्स मोड में क्या होता है, एक्स मोड में यदि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल का नाम देते हो एंड देन उसको क्रिएट करते हो तो आपको एक एरर शो होगा कि इस नाम से फाइल ऑलरेडी बना हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि एक्स मोड के अंदर जब भी आप फाइल क्रिएट करते हो तो ये आपका सेम फाइल से यानी कि डुप्लीकेशन फाइल को अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर जब भी आप एक्स के नाम से फाइल को क्रिएट करोगे तो याद रखिएगा कि हमेशा जो फाइल का है वो यूनिक होना चाहिए या नया नाम होना चाहिए, यानी कि ऑलरेडी उस नाम से उस फाइल आपका एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे अगेन दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ एंड लेट्स से यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना पड़ता है, मैं इसको हटाता हूँ एंड ज़ेब्रा.txt और यहाँ पे करता हूँ मैं क्या, एक्स पास करता हूँ। अभी क्या करेगा, क्योंकि हम एक्स पास कर रहे हैं, लेट्स से मैं F2 करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस नाम से एक फाइल, ज़ेब्रा.txt नाम से फाइल। अब ये एक्स क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि यही इस नाम से है तो नहीं, यदि है तो ये बिल्कुल भी आपको क्रिएट नहीं करेगा बल्कि आपको एक एरर देगा कि इस नाम से ऑलरेडी एक ज़ेब्रा नाम से एक ऑलरेडी फाइल है और आप इसी सेम नाम से आप दोबारा कोई नया फाइल नहीं बना सकते, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आपको एरर आ रहा है कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ज़ेब्रा.txt नाम से ऑलरेडी एक एग्जिस्ट है। तो फाइल एक्स जो मोड होता है ये हमेशा फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यूनिक यानी कि एक नया फाइल विद द डिफरेंट नेम, यानी कि आपका डुप्लीकेशन नहीं होना। बट ए मोड क्या करता है, ए मोड चेक करता है कि आपका जो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आपको क्या करेगा, लोड कर देगा, नहीं है तो देन क्रिएट करेगा।
बट एक्स मोड आपका क्रिएट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, नया फाइल को क्रिएट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। यदि आपका ऑलरेडी फाइल उस नाम से एग्जिस्ट करता है तो ये आपका एक एरर देगा कि इस नाम से फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप दोबारा इस नाम से फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं ज़ेब्रा 3 करता हूँ क्योंकि आपका 1 भी बना हुआ है। लेट्स से ज़ेब्रा 2 करता हूँ, मैं रन करता हूँ तो देखो आपको कोई एरर नहीं देगा। एंड अगेन यहाँ पे आऊँ मैं तो देखो आपको ज़ेब्रा 2 नाम से भी फाइल बन चुका है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ज़ेब्रा 2 नाम से फाइल, तो ये आपका बन चुका। तो ये होता है आपका एक्स मोड। अगेन जब मेरा फाइल बन चुका है तो मैं क्या करता हूँ, उसको क्लोज करता हूँ ताकि आपका जो है डिस्कनेक्टिविटी सेफली से हो जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका चारों ऑपरेशन जो हम फाइल में परफॉर्म करते हैं। क्रिएट करना, फाइल को हमने क्रिएट कर दिया, यानी कि क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो अपेंड मोड होता है या तो हमारा एक्स मोड होता है। अपडेटिंग यानी कि हम जो फाइल हमारे पास एग्जिस्ट है उसके हम आइटम को जो है ओवरराइड कर सकते हैं, उसके डेटा को हम उसके अंदर कंटेंट डाल सकते हैं, कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपडेटिंग में हमने देखा था ए मोड भी अपडेट के लिए यूज़ किया आता है, आपका डब्ल्यू मोड भी अपडेट के लिए यूज़ किया आता है। डब्ल्यू मोड क्या करता है, जब भी डब्ल्यू मोड के अंदर हम लोड करते हैं फाइल को और उसके अंदर राइट करते हैं तो आपका जो है जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो आपका जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अपने प्रीवियस वैल्यू को क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। ए मोड ऐसा नहीं करता, ए मोड जो है आपका ऑर्डर फॉर्म में जो है ऑर्डरली क्या करता है, आपका डेटा को स्टोर कराता है। उसके बाद हमने रीडिंग का देखा था, यानी कि किस तरह से हम आर मोड में जब हम फाइल को लोड करते हैं तो उसके अंदर हम कंटेंट को चेक कर सकते हैं, कंटेंट को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कंटेंट क्या होती है और किस तरह से हम उसको रीड कर सकते हैं। अगेन लास्ट हमारा टॉपिक है फाइल को डिलीट करना। तो फाइल को डिलीट करने से पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एक सिर्फ फाइल ही नहीं क्रिएट कर सकते बल्कि हम यहाँ पे फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। यदि मैं आपको स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर आऊँ तो यहाँ पे स्क्रिप्ट फोल्डर में देखो कि मेरे पास चार से 5 फोल्डर ही हैं। ठीक है, एक मेरे पास ये पाइथन का फोल्डर है, एक मेरे पास ये पता नहीं मेरे ख्याल से ये भी पाइथन का फोल्डर है, ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, तीनों के तीनों। इसके अंदर देखो DSA है, माई प्रोजेक्ट है एंड टेम्पलेट है। तो ये आपके प्रोजेक्ट फोल्डर है। लेट्स से हम यहाँ पे एक और फोल्डर बनाते हैं विद अ डिफरेंट नेम, उसका नाम लिखता हूँ मैं माई फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ कि माई फोल्डर नाम से यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है। ठीक है, सबको दिख रहा होगा होप। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी माई फोल्डर नाम से कोई फोल्डर नहीं है। अब एक चीज़ देखो, जब भी हम फोल्डर को बनाते हैं या फिर हम अपने फाइल को डिलीट करते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते विदाउट फंक्शन ही हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। सॉरी, सिंपली हम फंक्शन को यूज़ करके हम डिलीट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे जो है एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है और उस मॉड्यूल का नाम है OS मॉड्यूल। ये OS मॉड्यूल जो है आपको फोल्डर को भी फोल्डर को क्रिएट करने में भी मदद करता है और आपके फाइल को डिलीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उस जो मॉड्यूल है आपका, उस मॉड्यूल को मैं कॉल कर लूँगा इस अपने यानी कि अपने फाइल के अंदर पाइथन के अंदर उस मॉड्यूल को जो है मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल हमारे पास कीवर्ड होता है इंपोर्ट। और इंपोर्ट के बाद जो है जो भी आपका मॉड्यूल या फिर जो भी लाइब्रेरी की जरूरत होती है आपके कोडिंग के अंदर, हम उसको सीधा कॉल करा देते हैं। तो हमारे पास है ये OS। ठीक है, मैं रन करता हूँ। देखो ये OS जो मॉड्यूल है ना आपका, ये बिल्ड इन मॉड्यूल होता है, यानी कि आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। जब भी हम जुपिटर नोटबुक करते हैं ना तो कुछ ऐसा मॉड्यूल या फिर कुछ लाइब्रेरी ऐसी होती है जो उसके साथ प्री इंस्टॉल्ड आती है, जिसमें से OS मॉड्यूल भी एक ऐसा ही मॉड्यूल है जो कि आपका प्री इंस्टॉल होती है। आपको एडिशनल से इसको ऐड करने की या फिर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये होता है हमारा OS मॉड्यूल। एंड OS मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं mkdir। mk मतलब होता है मेक, dir मतलब होता है डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर। एंड इसके अंदर लेट्स से हम अपना फोल्डर का नाम देते हैं तो माई फोल्डर, लेट्स से। तो mkdir क्या करेगा, आपका OS मॉड्यूल से mkdir फंक्शन होता है जो कि आपके फोल्डर को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं देखो उसको रन करता हूँ तो आपका देखो एक कोई एरर नहीं है, इसका मतलब क्या फोल्डर बन चुका होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक माई फोल्डर, ये आपका माई फोल्डर नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। पहले नहीं था ही, अब ये माई फोल्डर नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है। तो इस तरह से हम जो है फोल्डर बना सकते हैं। एंड अब आते हैं हम डिलीटिंग पे, डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, तो अगेन यदि हमें कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है तो हम अगेन OS मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। और OS के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिमूव फंक्शन। ये रिमूव फंक्शन वही फंक्शन है जिसको हम लिस्ट में यूज़ करते हैं, बट ये रिमूव फंक्शन OS से निकाला है हमने, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, अब रिमूव फंक्शन के अंदर हमें बस खाली फाइल का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे मोड देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम सिर्फ फाइल को डिलीट करते हैं, लोड नहीं करते यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ एंड हमारे पास कितने फाइल हैं मैं दिखाता हूँ आपको। 3 फाइल है, ज़ेब्रा 1, ज़ेब्रा 1, ज़ेब्रा 2। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करके तीनों फाइल को डिलीट करूँगा। ठीक है, तो लेट्स से ज़ेब्रा.txt। ठीक है, तो पहला आपका ज़ेब्रा जो है ये आपका डिलीट हो जाएगा। मैं जैसे इसको रन करता हूँ और कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब क्या है
देखो यहाँ पे ज़ेब्रा नाम से जो है आपका फाइल था, अब डिलीट हो चुका है। मैं अगेन रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो आपका ज़ेब्रा 1 है, ज़ेब्रा 2 है, बट ज़ेब्रा जो है वो आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अगेन लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ ज़ेब्रा 1 कर देता हूँ, मैं अगेन रन करता हूँ, देखो आपका ज़ेब्रा 1 भी डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ ज़ेब्रा 2 बचा है, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ एंड अगेन मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे एंड ज़ेब्रा 2 कर देता हूँ। ठीक है, मैं रन करता हूँ, तो देखो आपका कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब क्या हो, ज़ेब्रा 2 भी यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका रिमूव फंक्शन जो है ऑब्वियसली आपका फाइल को डिलीट करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। एंड यदि आपको फोल्डर डिलीट करना है तो यहाँ पे आपका होता है RMDIR। ठीक है, तो यहाँ पे OS डॉट RMDIR और यहाँ पे सिंपल फोल्डर का नाम, तो फोल्डर का नाम मैं ऊपर से उठाता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं रन करने से पहले दिखाता हूँ आपको कि अभी भी आपका जो है यहाँ पे माई फोल्डर अभी एक्सेस करता है, यानी कि आपका अभी भी दिख रहा है यहाँ पे। बट जैसे इसको मैं रन करूँगा ना, ओके मैं इसको रन करता हूँ और कोई एरर नहीं आता, जो कि नहीं आया है। यहाँ पे जाऊँ, देखो आपका यहाँ पे माई फोल्डर डिलीट हो चुका है, ये माई प्रोजेक्ट है माई फोल्डर में। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम जो है फोल्डर भी डिलीट कर सकते हैं। क्लियर सबको? कोई डाउट, किसी का कोई सवाल? हिमांशु, अभिषेक, अच्युत, सोनू, तुषार, प्रगति, नेहा, क्लियर है गाइस? डुप्लीकेट बना सकते सर, क्या Yes, sir. डुप्लीकेट फाइल कॉपी मतलब डुप्लीकेट फाइल हम नहीं बना सकते? डुप्लीकेट फाइल क्या बनाना मतलब? सेम फोल्डर नहीं नहीं, क्रिएट करना। डुप्लीकेट हम फाइल कैसे बना सकते हैं यार? डुप्लीकेट फाइल तो हम विंडो के अंदर भी नहीं बना सकते ना। बना सकते हैं सर विंडो के अंदर तो। कैसे? सो उसके लिए शायद आई थिंक कोई वो होता है, जैसे नाम लिखने के बाद सर आल्ट ऐसे करके 254 ऐसे कुछ टाइप करना होता है, उसके बाद बन जाता है सर वो। उसका अलग प्रोसेस है सर। मतलब बेसिक तरीके से तो नहीं जा सकते ना उसके अंदर? नहीं बेसिक तरीके से नहीं सर, अलग वही, प्रोसेस है हाँ, तो उसका। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि इसके अंदर डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होता। ठीक है, मतलब फाइल डुप्लीकेट नहीं बना सकते आप। ऑब्वियसली यदि आप बनाते हो तो फिर चेंजेस करने के लिए पूछेगा कि आप ऑलरेडी इस फाइल से नाम से चेंजेस हैं, कि आप इस फाइल को रिप्लेस करना चाहते हो, तो वो फाइल को रिप्लेस कर देगा। आपका सेम फाइल से दूसरा चीज़ नहीं बनता इसके अंदर। ठीक है, फाइल एक ही होती है, यूनिक नेम होता है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है सोनू, सर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते एक फाइल से एक फाइल में? करके देखो, ट्राई करो। आपका दो फाइल यहाँ पे क्रिएट करेगा ही नहीं, मैंने दिखाया था ना एक्स नाम से क्या होगा, यदि आप एक्स मोड में ऑन करते हो और यदि फाइल उस ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है, तो सिंपली वो क्या करेगा, आपको फाइल को एरर दे देगा कि इस नाम से ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती है, आप दोबारा इस फाइल से नाम से सेव नहीं कर सकते, यानी कि क्रिएट नहीं कर सकते। और ए मोड में बनाते हो तो ए मोड में भी यही करता है वो, यदि आपका पहले फाइल चेक करेगा, यदि आपका फाइल उस नाम से एग्जिस्ट करता है तो फाइल को लोड करेगा, अदरवाइज वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तब भी ए मोड भी आपका डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता, वो भी आपका दो फाइल सेम नाम से नहीं बना सकता। बाकी ट्राई कर देखो गाइस, होता है तो। अच्छा क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, सवाल तो नहीं किसी का? परमजीत क्लियर है आपको? जी सर। ओके, प्रगति एंड नेहा, आप दोनों को? Yes, sir. ओके फाइन गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हम। एंड ओके, एक सेकंड जरा मैं देख लूँ टॉपिक और क्या रहता है, मैं छोटा सा टॉपिक और करा दूंगा। अच्छा कौन कौन आया आज?
ओके गाइस, तो हमारा यहाँ फाइल हैंडलिंग हो गया एंड ओके अरेज हैं, डिक्शनरीज हो गई, टपल्स हो गया, सेंडिंग मेल तो अल्ट्रा कनेक्शंस। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक है, पाइथन मेल सेंडिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार कि मेल सेंडिंग मतलब कि हम पाइथन के थ्रू क्या करते हैं एग्जैक्टली। हम यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करते हैं एंड सर्वर के थ्रू क्या करते हैं, अपने मेल पे जाते हैं, मेल को मतलब पाइथन के थ्रू क्या करते हैं, अपने मेल में लॉगिन करते हैं एंड मेल में लॉगिन करने के बाद क्या करते हैं, हम फाइल को जो है पाइथन के थ्रू ही है, अपने मेल के थ्रू क्या करते हैं, यानी कि हम पाइथन में मेल में लॉगिन करते हैं एंड पाइथन के थ्रू कोड करके क्या करते हैं, अपने मेल से जो है किसी भी अदर मेल को अपने मेल कर देते हैं, यानी कि मैसेज सेंड कर देते हैं। तो उसे ही कहते हैं हम फाइल हैंडलिंग, यानी कि मेल सेंडिंग प्रोग्राम। तो मेल सेंडिंग प्रोग्राम में हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं मेल सेंडिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर कुछ टास्क होता है। पहले तो ऑब्वियसली हमें इंपोर्ट करना पड़ता है मॉड्यूल को, जो कि इसके अंदर ज़रूरत होता है जिस मॉड्यूल की। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या पड़ता है, हमें उस मॉड्यूल के अंदर हमें एक सर्वर क्रिएट करना पड़ता है। और ये सर्वर जो है, सर्वर क्रिएट करने के बाद क्या करते हैं हम, ये सर्वर के पास जो है लॉगिन फंक्शन होता है, सेंड फंक्शन होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम मेल में लॉगिन करते हैं एंड मेल को सेंड करते हैं और किसी भी को भी मैसेज भेज सकते हैं अपने मेल के थ्रू, और सब कुछ हम कोड के जरिए ही करते हैं सब। ठीक है, तो क्रिएटिंग सर्वर एंड सर्वर को जो है हमें सर्वर को स्टार्ट करना पड़ता है एक सिक्योरिटी लेयर के थ्रू, जिसको हम कहते हैं TLS, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ओपन सर्वर टू TLS। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है सर्वर के थ्रू हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, सर्वर लॉगिन। ठीक है, और लॉगिन करने के बाद अगेन सर्वर को हम क्या करते हैं, सेंड मेल के थ्रू, सेंड मेल फंक्शन के थ्रू क्या करते हैं, उसको हम यहाँ पे उसको क्विट कर देते हैं। तो सर्वर को हमें साथ में जब भी हम मेल करते हैं तो मेल के साथ सेंड मेल करते हैं तो हमें यहीं पे करना पड़ता है, क्विट करना पड़ता है, दैट्स इट, क्विट फंक्शन लगा के। तो ये सब हमें इसके थ्रू, ये आपके पॉइंट्स हैं, इसके बेसिक पॉइंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मेल के जरिए, मतलब पाइथन में कोड करते करते क्या करते हैं, अपने कोड के जरिए क्या करते हैं, अपने सब कुछ ये जो है मेल भी करते हैं, मेल में लॉगिन भी करते हैं एंड मेल में लॉगिन करने के बाद क्या करते हैं, अपने मेल के थ्रू किसी को भी सेंड करते हैं, और सब कुछ हम कोड के जरिए करते हैं। तो यहाँ पे लेट से नीचे आते हैं एंड सबसे पहले क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे एंड मॉड्यूल जो होता है ना आपका, उस मॉड्यूल का नाम है SMTP लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट SMTP लाइब्रेरी। ठीक है, मैं रन करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं आया। आप लोग भी ट्राई करो, पहले इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करो, यदि किसी एरर आता है, किसी प्रॉब्लम होती है तो बताओ मेरे को, देन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये किसी किसी में बिल्डिंग होती है, जो भी नया वर्जन जिसने डाउनलोड कर रखा होगा उसमें ऑब्वियसली होगा, और पुराने भी वर्जन में ये नहीं रहता। तो मैं इसका कोड बताऊँगा कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं। तो फटाफट से करो सारे जो अभी लैपटॉप पे लगा हुआ है, जो लैपटॉप पे साथ में कोड कर रहा है। नहीं है सर, नया कुछ कह रहे हो आप? नहीं आया एरर मेरे में। अच्छा, चल गया, बढ़िया। ओके गाइस, तो ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं क्या है, SMTP लाइब्रेरी को हमने कॉल कर लिया है, और यहाँ पे SMTP मॉड्यूल की जगह हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे जो है अपने सर्वर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सर्वर को क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली हमें मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ SMTP लाइब्रेरी डॉट, एंड यहाँ पे होता है हमारे पास फंक्शन होता है, इसको कहते हैं SMTP। ये फंक्शन होता है, और ये SMTP जो है हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं एंड ये फंक्शन, पहला ऑब्वियसली सर्वर का नाम एंड दूसरा यहाँ पे पोर्ट। तो दो चीज़ हमें जो है यहाँ पे पास करना पड़ता है, पोर्ट। ठीक है, तो सर्वर का जो नाम होता है वो देख लो आप, smtp.gmail.com। ठीक है, और जीमेल का जो पोर्ट होता है ना, वो होता है आपका 587। ठीक है, और ये जो अपने सर्वर क्रिएट किया है, अगेन मैं क्या करूँगा, इसको जो है एक सर्वर नाम के वेरिएबल डाल दूँगा, ताकि मैं इसको जो है एज अ रेफरेंस यूज़ करूँ।
मैं इसको रन करता हूँ। ओके, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब क्या है, आपका एक सर्वर क्रिएट हो चुका है smtp@gmail.com। एंड यहाँ पे सेकंड हमारे पास क्या होता है, हमने देखो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, हमने क्रिएट सर्वर को क्रिएट कर दिया। अब जो सर्वर हमने क्रिएट किया है इसको मुझे एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसका नाम होता है TLS। सर तो आपने जीमेल की स्पेलिंग गलत लिखी है, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? किसकी? आपने जीमेल की स्पेलिंग गलत लिख दी है। अरे यार सॉरी, एक सेकंड, नहीं फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मैं अगेन रन करता हूँ इसको। ओके ठीक है, चल गया। ओके, तो ये हो गया हमारा ओपन सर्वर। पता नहीं इसने एरर क्यों नहीं दिया, बल्कि इसको एरर देना चाहिए था। ठीक है, तो क्रिएटिंग सर्वर हमने क्रिएट कर दिया। एंड अगेन हम क्या करेंगे, जो हमने सर्वर क्रिएट किया है इसको जो है मैं एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करूँगा, और इस सिक्योरिटी लेयर का नाम है TLS। तो यहाँ पे सिंपल मैं सर्वर को कॉल करूँगा, सर्वर डॉट, यहाँ पे होता हमारे पास स्टार्ट TLS, START फंक्शन, दैट्स इट। मैं इसको रन करूँगा तो ये दिखना आपको कन्फर्मेशन देगा कि आपका जो है सर्वर को TLS प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया। मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको एक मैसेज आ गया कि रेडी टू स्टार्ट TLS। इसका मतलब क्या है, आपका सर्वर को जो है TLS प्रोवाइड किया जा चुका है। अगेन यहाँ पे आते हैं एंड ये हमने TLS प्रोवाइड कर दिया है। TLS प्रोवाइड करने के बाद लेट्स से कि हम इसको यहाँ पे अपने मेल को लॉगिन करते हैं, यानी कि कोड के थ्रू क्या करेंगे, अपने मेल के अंदर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे सेम सर्वर को कॉल करूँगा मैं, सर्वर डॉट, एंड यहाँ पे होता है हमारे पास लॉगिन फंक्शन, लॉगिन फंक्शन। लॉगिन फंक्शन के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं हमें। पहले अंदर आपका मेल आईडी और दूसरा यहाँ पे होता है पास कोड। ठीक है, यहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे पास कोड डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आपकी ऑब्वियसली मेल आईडी जाएगी। ओके, तो लेट्स से देखो यहाँ पे मैं मेल आईडी डालना चाहता नहीं, क्योंकि ना मेरे यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी आ रहा है एंड ये मेरी ना पर्सनल क्रेडेंशियल चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कराऊंगा ये पार्ट, क्योंकि ये ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग में जा रहा है। तो मेरा जो ऑब्वियसली मेरा ऑफिशियल मेल है और यहाँ पे पासकोड भी मेरा ऑफिशियल जाएगा, तो मैं ये नहीं करने वाला। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको मेल आईडी डालना है, और यहाँ पे आपको मेल के जो पासवर्ड होता है ना, आपको पासवर्ड नहीं डालना है, बल्कि यहाँ पे पासकोड है। देखो आज के टाइम में क्या है कि जो आपका मेल है ना, जीमेल है, वो काफ़ी सिक्योर हो चुका है, और ये आपको जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली जो है जीमेल में किसी थर्ड पार्टी के थ्रू क्या कर सकते हो, उसके अंदर लॉगिन नहीं कर सकते आप। यदि आपको थर्ड पार्टी के थ्रू या कोई थर्ड ऐप है या फिर कोई थर्ड पार्टी है, उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे करना क्या पड़ता है, आपको जीमेल में जाके उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना पड़ता है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करने के बाद आपको वहाँ पे जो है एक ऐप पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। ऐप पासवर्ड क्रिएट करोगे तो वहाँ पर आपको एक 16 नंबर का जो है एक पासकोड देगा, जो एज अ पासवर्ड यूज़ किया जाता है आपको थर्ड पार्टी में। ठीक है, तो वो ही आपको जो है पासकोड लेना है, और यहाँ पे जो है आके पासकोड की जगह, यानी कि पासवर्ड की जगह आपको पासकोड को कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब वो आपको मिलेगा कैसे, मैं बताता हूँ, उसका प्रोसेस बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जीमेल पे जाना है, जो भी आपका ऑफिशियल मेल आईडी है। यहाँ पे आपको मेल दिख रहा है, यहाँ पे जाओगे आप, एंड यहाँ पे मैनेज योर अकाउंट, गूगल मैनेज योर अकाउंट, यहाँ पे आओगे। यहाँ पे मैनेज पे अकाउंट करने पे आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाना है, सिक्योरिटी दिख रहा होगा आपको। सिक्योरिटी पे आओगे ना आप, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है उसके लिए ऐप पासवर्ड। ठीक है, मेरे में ये ऐप पासवर्ड शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये आपका ऐप पासवर्ड जो है हिडन होता है, यानी कि आप ऐप पासवर्ड को जो है डायरेक्ट सर्च नहीं कर सकते जब तक कि आपका ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका ऑन नहीं है। यदि आपका ऑफ है तो आपको यहाँ पे ऐप पासवर्ड भी शो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हटाता हूँ अभी मैं। ये आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिख रहा है, ये मेरा ऑफ है। आपको करना है क्या है, इसको ऑन करना है पहले, और जैसे ही आप ऑन कर लोगे तो अगेन आप दोबारा जो है सेम तरीके से अगेन यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद अगेन मैनेजर अकाउंट पे जाओगे, एंड मैनेजर अकाउंट पे आने के बाद अगेन आपको सिक्योरिटी पे आना है, और सिक्योरिटी पे आने के बाद ये आपका जब ये आपका ऑन रहेगा तो अगेन यहाँ पे सर्च करोगे आप ऐप पासवर्ड। अब जैसे ही ये आपका ऑन रहेगा तो आपको क्या होगा, वहाँ पे ऐप पासवर्ड शो हो जाएगा। उस ऐप पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते ही वो आपसे कहेगा कि एक ऐप क्रिएट करने के लिए। वहाँ पे आपका नाम पूछेगा, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, या तो अपना नाम डाल दो, या फिर आपका पाइथन कुछ भी पाइथन लिख दो, कोई इशू नहीं है। एंड वहाँ पे आपका नीचे क्रिएट का ऑप्शन होगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे एक 16 नंबर का एक पासकोड देगा। ठीक है, वो पासकोड को कॉपी करके आपने जो है यहाँ पे पास कर देना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है बस। एंड देन इसको आपको रन कर देना है, और आपको कोई एरर नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है, सक्सेसफुली जीमेल में कोडिंग के थ्रू, पाइथन के कोडिंग के थ्रू आप लॉगिन हो चुके हो।
क्लियर है गाइस? तो फटाफट से ज़रा इसको इस पार्ट को करो और बताओ मुझे किसी का लॉग इन हुआ कि नहीं हुआ, किसी में एरर आया कि नहीं आ रहा। समझ में आ चुका है कैसे लेना है पासकोड गूगल से? नेहा ट्राई करो। मैं गैस कर रही हूँ। क्या कह रहे हो? कर रही हूँ सर। हाँ गाइस बस यही कर रही है क्या, और कोई नहीं कर रहा क्या कोड साथ में? कर रहे हैं सर। ठीक है। सर ये जो ऐप पासवर्ड आएगा इसे कहाँ पे डालना है? यहाँ पे पासवर्ड सेक्शन में मेल के बाद ना लॉगिन, ये हमारा सर्वर डॉट लॉगिन है ना, तो यहाँ पे आपको मेल आईडी आएगा और यहाँ पे आपका पासवर्ड जाएगा जो 16 ओके डिजिट का है। ठीक हाँ, और मेल आईडी आप डालना अपना वाला जिससे आप लॉगिन कर रखे हो। ठीक है। इसमें पासवर्ड में बीच में स्पेसेस है तो उसको वैसे ही लिखना है या फिर इकट्ठा लिख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी इकट्ठा नहीं लिखना, जैसा स्पेस के साथ रहना तो स्पेस के साथ ही आपको देना ठीक। है, बस कॉपी करके पेस्ट कर दो आप। हो गया सर रन। कोई एरर तो नहीं आया सोनू? नहीं सर। ठीक है, एक सेकंड नेहा का वेट करते हैं फिर बताता हूँ नेक्स्ट। हाँ इस पे दिखा रहा है एक्सेप्टेड तो हाँ मतलब हो ही गया। हाँ एग्जैक्ट। ठीक है। ठीक है, अब आपको करना क्या है अगेन, जब भी चल जाए कोई एरर नहीं आता है, एक्सेप्ट आता है, उसका मतलब कि आपका अब जो है अपने मेल में पाइथन के थ्रू सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आप किसी को भी सेंड कर सकते हो मेल, तो मुझे यहाँ पे अगेन मुझे सर्वर को कॉल करना पड़ेगा, सर्वर डॉट, और यहाँ पे होता है आपका सेंड मेल, सेंड सेंड मेल फंक्शन होता है। सेंड मेल फंक्शन के अंदर अगेन आपका 3 आर्गुमेंट जाएगा। पहला आर्गुमेंट ऑब्वियसली सेंडर एड्रेस,
दूसरे में आपका जाएगा रिसीवर एड्रेस यानी जिसको भेज रहे हो उसकी ईमेल आईडी, और तीसरे में जाएगा आपका मैसेज। तो यहाँ पे अगेन सेंडर में सेंडर एड्रेस यानी कि जो भेजने वाला है उसका एड्रेस, कॉपी, यहाँ पे जाएगा आपका रिसीवर एड्रेस यानी कि जिसको भेज रहे हो आप उसकी मेल आईडी, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा आपका मैसेज, तीसरे आर्गुमेंट जाएगा आपका मैसेज, ठीक है। मैसेज भेजने के बाद ना सेंड को इसको रन नहीं करना है डायरेक्ट, आपको इसको जो है सर्वर को क्विट करते हुए रन करना है, सर्वर डॉट क्विट, दैट्स इट, फंक्शन लगाना है एंड देन आपको जो है इसको रन कराना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखना है एंड देन सेंड के साथ ही आपको सर्वर को जो है बंद भी करना है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आप लिखो। ऑब्वियसली आपके पास तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा दो मेल आईडी होंगी, नहीं है तो फिर आप एक दूसरे को भेज सकते हो चाहो तो मैसेज में मेल एड्रेस लेके, या बेटर होगा कि आप एक मेल से दूसरे मेल को भेज दो, ठीक है, और चेक करो कि क्या मैसेज जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। हो गया सर। मैसेज आ रहा है, यस। ओके। सोनू आपका जा रहा है मैसेज? सोनू? हाँ जी सर। ठीक है, ओके गाइस, तो ये आपका बेसिक इंट्रो था मेल सेंडिंग प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्लास में ना हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से फोल्डर भी भेज सकते हैं और किस तरह से जो है मैसेज को जो है लूपिंग के जरिए कंटिन्यूसली फॉर्म में एक ही बार, मतलब कि एक ही पर्सन को जो है मल्टीपल टाइम्स भेज सकते हैं, यानी कि इन्फिनाइट टाइम तक भी हम क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज को भेज सकते हैं। यानी कि किसी का मेल को हमें क्रैश कराना है, उसको डिस्टर्ब करना है या परेशान करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है कंटिन्यूसली एक या तो हम एक टाइम लिमिट सेट कर देंगे कि हर 2 सेकंड में, हर 3 सेकंड में ये मैसेज जाता रहे इन्फिनाइट टाइम तक, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसको एक 100 मैसेज भेज सकते हैं, 50 मैसेज भेज सकते हैं लिमिट में फिक्स करके, या अनलिमिटेड भेज सकते हैं, यानी इन्फिनाइट तक भेज सकते हैं, और उसके बाद हम फोल्डर भी अटैच करके किसी को भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सब चीज़ें जो है बेसिकली आपकी जो है मेल स्पूफिंग वगैरह में यूज़ की आती है, यानी कि ट्रोजन के फॉर्म में यूज़ की आती है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं हम, किसी को भी परेशान कर सकते हैं मेल को भेज के। ओके गाइस, तो इसको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल भेज सकते हैं एंड फोल्डर किस तरह से भेज सकते हैं फाइल में अटैच करके, यानी कि इसी के अंदर यदि कोई फाइल या फिर कोई फोल्डर भेजना है तो भी हम मैसेज में अटैच करके भेज सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई सवाल, कोई डाउट पूछ लो, मैं अटेंडेंस लगाने जा रहा हूँ उससे पहले। क्लियर है? नेहा, प्रगति, परमजीत, तुषार, हिमांशु, सोनू, अभिषेक? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ओके गाइज, मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, प्लीज़ मैं जिसका नाम बताऊँगा बता देना मुझे प्रेजेंट हो कि नहीं।